जो होता है अच्छे के लिए होता है। मालती देवी अपने दोनों बेटे रमेश और सुरेश के साथ हंसी खुशी अपने बड़े से घर में रह रही थी। उसका बड़ा बेटा रमेश बड़ा ही तेज और चतुर था, जबकि छोटा बेटा सुरेश एकदम भोला। मालती देवी के गांव में काफी जमीन थी जिस पर दोनों भाई मिलकर काम किया करते थे। अरे सुरेश, आज जरा शहर जाकर बीज के बोरे ले आना, मैं यहाँ बाकी के काम देख लूंगा। अरे पर इसके तो पैर में मोच आई है ना, तो कैसे जा पाएगा शहर? अरे माँ, इसीलिए तो इसे भेज रहा हूँ। चलेगा ना तो पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। सुरेश के पैर की हालत ठीक नहीं होती, पर वो अपने बड़े भाई को मना भी नहीं कर पाता और शहर चला जाता है। शाम तक सुरेश शहर से बीज की 4 बोरियां लेकर आ जाता है। ले आया बीज? चल बढ़िया है, अब कल खेतों में जाकर बीज बो देंगे। उम्मीद है इस साल फसल खूब बढ़िया होगी। अगले दिन रमेश और सुरेश खेतों में बीज बोने लगते हैं। सुरेश पूरा दिन खेतों में मजदूरों की तरह मेहनत करता है और रमेश हर थोड़ी देर में पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। सुरेश हमेशा अपने बड़े भाई से ज्यादा मेहनत करता है, पर वो कभी ये बात घर जाकर अपनी माँ से नहीं बोलता। हमेशा जब भी शाम को दोनों भाई खेतों से वापस आते तो हमेशा रमेश अपने आप को इतना थका हुआ दिखाता जैसे सारी मेहनत उसी ने की हो। हाय माँ, आज तो सच में कमर ही टूट गई। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से इतनी मेहनत। हाय मेरा बच्चा कितना काम करता है। सुरेश के पैर में मोच क्या आ गई, सारी जिम्मेदारी तुझ पर ही आ गई है। अरे कोई बात नहीं माँ, मैंने किया या उसने किया, बात तो एक ही है ना। पर मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी शादी करवा दूं। इस बुढ़ापे में मुझसे नहीं होता अब काम धाम। एक बार तेरी शादी हो गई तो फिर जल्द ही सुरेश के लिए भी लड़की देखना शुरू कर दूंगी। लो माँ, सुरेश भी आ गया। इससे तो पूछ लो कि शादी करनी भी है कि नहीं। इससे क्या पूछना, अब मैं जो देखूंगी बढ़िया ही देखूंगी तुम दोनों के लिए। कुछ ही दिन बाद मालती देवी अपने बड़े बेटे रमेश के लिए एक लड़की देखने जाती है। वो लड़की बड़ी ही गोरी चिट्टी और सुंदर होती है। अरे वाह, लड़की तो एकदम दूध मलाई जैसी है। हाँ माँ, सच कहती हो तुम। देखिए जी, हमें तो लड़की पसंद है और हम शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हाँ जी, वो तो ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हमारी 2 बेटियां हैं, यह है नीलम और इसकी छोटी बहन है शीतल। हम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही करेंगे। अरे ऐसी बात है तो ये तो और बढ़िया हो गया। मेरा छोटा बेटा सुरेश है ना, हम आपकी शीतल को सुरेश के लिए देख लेते हैं। अब एक काम करिए, अपनी शीतल को भी बुलवा दीजिए। शीतल, शीतल बेटी जरा बाहर आओ। जब शीतल बाहर आती है तो उसे देखकर रमेश और उसकी माँ की शक्ल पर 12 बज जाते हैं। शीतल एकदम कोयले की तरह काली होती है। मालती देवी उस वक्त बिना कुछ कहे घर वापस आ जाती है। मैं एक सुंदर बहू के चक्कर में दूसरी बहू काली कलूटी नहीं ला सकती। अरे माँ, तुम भी ना कुछ सोचती समझती नहीं हो। तुमको पता है ना, सुरेश का पैर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तुम्हारे बेटे में भी तो कमी है, वो भी तो देखो। अरे पर वो तो ठीक हो जाएगा ना। अरे तुमको क्या पता माँ, वो सब तो बाद की बात है कि ठीक होगा या नहीं होगा। अभी मैं तो बोलता हूँ जो लड़की मिल रही है उससे शादी करवा दो सुरेश की, वरना बाद में ये भी नहीं मिलेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर इस रिश्ते को मना भी कर दोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैं तो अभी शादी करना भी नहीं चाहता। रमेश अपनी चालाकी से अपनी माँ का दिमाग बिल्कुल घुमा देता है। मालती देवी लड़की वालों की शर्त मान लेती है और अपने दोनों बेटों की शादी दोनों बहनों से करवा देती है। रमेश अपनी दूध मलाई जैसी बीवी पाकर बड़ा ही खुश होता है और सुरेश की किस्मत पर अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। थोड़े दिन दोनों का गृहस्थ जीवन ठीक ठाक चलता है, पर फिर दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ रमेश हमेशा सुरेश को दबा कर रखता है तो दूसरी तरफ नीलम हमेशा अपनी बहन शीतल को। रमेश और नीलम इतने चालाक होते हैं कि कब सब कुछ खुद करते हैं और नाम हमेशा सुरेश और शीतल पर डाल देते हैं। मैं तो तुम लोगों के आए दिन के झगड़ों से दुखी हो गई हूँ। अच्छा होगा कि तुम दोनों अब अलग अलग रहो।
हाँ माँ जी, मुझे भी अब यही लगता है, अलग रहने में ही भलाई है। हाँ तो ठीक है फिर। मेरे इस गांव में 2 घर हैं, एक ये वाला और एक पहाड़ी के ऊपर वाला। अब दोनों देख लो किसको कौन सा घर चाहिए। सुरेश का पैर अभी ठीक नहीं है, तो इसे पहाड़ी के ऊपर वाला घर दे दो, क्योंकि खेत की जमीन बिल्कुल साथ में ही है। इसे चलना भी नहीं पड़ेगा, हम इसी में रह लेंगे। और जो यहाँ वाले खेत हैं, उनको मैं देख लूंगा। आखिर जैसा भी है, पर है तो मेरा भाई ना, मेरा इतना तो फर्ज बनता है इसके लिए। मालती देवी पहाड़ी के ऊपर वाला टूटा फूटा घर और साथ वाले खेत सुरेश को दे देती हैं। बेचारा सुरेश अपनी पत्नी को लेकर वहां से चुपचाप उस टूटे फूटे घर में रहने चला जाता है। उस घर की हालत इतनी बुरी हो रखी होती है कि ऐसा लगता है उसमें सदियों से कोई रहा ही ना हो। रमेश और नीलम दोनों अपने प्लान पर बड़े खुश हो रहे होते हैं। माँ जी को हमने क्या बेवकूफ बनाया है, ये घर भी ले लिया और पास वाले खेत भी। देवर जी को क्या मिला, वो पहाड़ी के ऊपर वाला टूटा फूटा घर और वही साथ वाले खेत जिन पर उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। पर आपने माँ जी को उनके साथ क्यों नहीं भेजा? तुम्हें पता भी है माँ के पास कितनी जमा पूंजी है। माँ चली जाती तो साथ में वो भी चली जाती। और वैसे भी उस बेवकूफ सुरेश के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। मुझे तो बड़ी चिढ़ होती है उससे। जो होता है अच्छे के लिए होता है शीतल, तुम अपना दिल छोटा मत करो। आज जो हुआ शायद इसी में हमारी कुछ भलाई हो। कैसी भलाई जी? हम यहाँ गांव के टीले पर बैठे हैं, ऊपर से आपका पैर। बताओ क्या अच्छा है इसमें? जेठ जी कितनी चालाकी से सब कर गए और माँ जी हैं कि उनको वही सही और आप गलत लगते हो। अरे तुम शांत रहो शीतल, देखना मैं इस घर को अच्छा बना दूंगा और तुमको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब दोनों भाइयों के पास अपना अपना घर और अपने अपने खेत होते हैं। सुरेश अपने घर की साथ वाली जमीन पर शुरू से मेहनत करता है। उसकी बीवी शीतल भी उसके साथ पूरा हाथ बटाती है। दोनों कड़कती धूप में भी जी जान से लगे रहते हैं। कुछ दिन बाद शीतल पेट से होती है, पर फिर भी वो सुरेश के साथ पूरी मेहनत करती है। एक दिन वहाँ गांव का दौरा करने एक बहुत बड़ा मंत्री आ जाता है। अरे भैया, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम्हारे पैर में कुछ दिक्कत है, पर फिर भी तुम बैल की तरह काम में लगे हुए हो। और तो और तुम्हारी गर्भवती बीवी भी तुम्हारा पूरा साथ दे रही है। जी मंत्री जी, क्या करें, अब पैर देखेंगे तो खाएंगे क्या? खेती होगी तो घर चलेगा ना। मुझे तुम जैसे मेहनती लोगों को देखकर बड़ी खुशी मिलती है, जो तकलीफ में भी मेहनत करना जानते हैं और कोई बहाना नहीं बनाते। तुम्हारी बीवी की भी दाद देते हैं, जो ऐसी अवस्था में अपने पति का साथ दे रही है। अरे सुनिए रामलाल जी, हर साल जो हम 5 लोगों को इनाम देते हैं ना, वो इस बार इनको मिलना चाहिए। इस आदमी का पैर खराब है, फिर भी देखो कैसे मेहनत कर रहा है। अब कल के कल ही इसको एक ट्रैक्टर मिल जाना चाहिए और इनकी बीवी के लिए सारी मेडिकल सुविधाएं, और हाँ, इनके बच्चे के लिए हमारी तरफ से पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर तो सुरेश और शीतल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे होते हैं। आप तो सच में भगवान बनकर आए हैं हमारे लिए। सच में मंत्री जी, आपने जो हमारे लिए किया है हम वो कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस करो और सदा खुश रहो। अगले ही दिन सुरेश को नया ट्रैक्टर मिल जाता है, जिसकी मदद से सुरेश को खेती करने में बड़ी ही आसानी होती है। कुछ ही दिनों में सुरेश की फसल चारों तरफ लहरा रही होती है। सुरेश और शीतल बड़े ही खुश होते हैं, पर फिर एक रात फिर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरे देखो शीतल, कितना तेज तूफान आ रहा है। हे भगवान, अब हमारी फसल का क्या होगा? हमारी फसल को कुछ नहीं होगा शीतल, क्योंकि हम तो इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, खेतों में पानी ठहरेगा ही नहीं। पर मैं तो भैया के बारे में सोच रहा हूँ, उनके तो सब खेत बर्बाद हो जाएंगे। पूरी रात बारिश होती रहती है और पूरे गांव में पानी ही पानी भर जाता है। रमेश के सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं। उनके घर में भी घुटनों तक पानी आ जाता है। मैं अभी अपने खेत देखकर आ रहा हूँ, हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। रमेश के उस साल कोई फसल नहीं होती और ऊपर से घर में पानी भरने की वजह से सबका रहना मुश्किल हो जाता है।
धीरे धीरे रमेश अपनी माँ की सब जमा पूंजी खत्म कर देता है और जब उसकी माँ के पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो और उसकी पत्नी उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है, जरा रमेश को जाकर बोल दे, वो आज ले आएगा। यहाँ हमारे लिए खाने को नहीं है और आपको दवाई की पड़ी है। देखो माँ जी, बुढ़ापे में शरीर में 100 बीमारियां लग जाती हैं, तो अब आप इनके साथ जीना सीख लो। हाय राम, ये तू मुझे कैसे बोल रही है? मैंने अपनी जमा की एक एक पूंजी तुम लोगों को दे दी और आज मेरी दवाई के लिए तुम ऐसे कर रहे हो। तभी वहां रमेश आ जाता है और अपनी माँ की साइड लेने की जगह वो उन पर ही चिल्लाना शुरू कर देता है। पूंजी दे दी तो कोई ऐसा नहीं कर दिया, खिला भी तो रहे हैं। तुम तो पूरे दिन खटिया तोड़ती रहती हो और मेरी बीवी सब काम करती है। हे राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं तो इसके साथ बराबर काम करवाती हूँ। दोनों बहू बेटे मालती देवी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और उसी वक्त वो उसको सुरेश के घर छोड़ने चले जाते हैं। जब वो सुरेश के घर पहुंचते हैं तो उसका घर, उसके लहराते खेत और खेतों में खड़ा ट्रैक्टर देखकर दंग रह जाते हैं। अरे माँ, भैया, भाभी, आप आइए ना, अंदर आइए। बेटा, अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। आज मैंने इनकी असलियत देख ली। मैं कभी इनकी चालाकी समझ ना पाई और तुम दोनों को ही गलत समझती रही। अरे माँ जी, ये आपका ही घर है। हम तो हमेशा चाहते थे कि आप हमारे साथ रहो। आप रो मत और यहाँ बैठो। अरे ओ सुरेश, ये तूने घर कब बनवा लिया? और तेरे खेत बारिश से बर्बाद नहीं हुए क्या? और वो ट्रैक्टर किसका है? बस भैया, ये समझो कि जो भी हमारे साथ हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे पैर खराब होने की वजह से मंत्री जी ने मुझे ये ट्रैक्टर दिया है और आपकी वजह से आज हमारे खेत सही सलामत खड़े हैं, क्योंकि अगर आप हमें ये वाले खेत ना देते तो ये भी डूब चुके होते। ये सुनकर रमेश और नीलम को बड़ी ही चिढ़ होती है और वो गुस्से में अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां से चले जाते हैं। सुरेश और शीतल अपनी माँ के साथ खुश रहते हैं और थोड़े ही दिन में उनके घर एक सुंदर सी बेटी जन्म लेती है, जिससे उनकी खुशियां और दुगनी हो जाती हैं।